रियल हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर वेलकम सब्सक्राइबर्स। दोस्तों, आज की स्टोरी अमेरिका में रहने वाले जोसेफ की है, जो आज 32 साल के हैं। लेकिन इनका बचपन से शौक था कि ये कम उम्र में ही एक बिजनेसमैन बन जाएं और बहुत पैसा कमाएं, जिसके लिए इन्होंने 12th पास करते ही 16 साल की उम्र में ही एक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस रिपेयरिंग शॉप में काम करना शुरू किया। इन्होंने कम उम्र में ही काफ़ी कुछ देखा, जाना और समझा। लेकिन जोसेफ बताते हैं कि अपने पैसे कमाने के सफ़र में एक रोज़ इनका सामना कुछ एक ऐसी घटना से हुआ जो आज भी इतने सालों बाद उनको याद आती है तो वो गहरी सोच में पड़ जाते हैं। तो आज की इस कहानी में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्या हुआ जोसेफ के साथ। आगे की कहानी जोसेफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम जोसेफ है और मैं लॉस एंजलिस में रहता हूँ। बचपन से ही मेरी एक विश थी कि मैं छोटी सी उम्र में ही पैसे वाला बनना चाहता था, जिसके लिए मैंने 12th पास होते ही 16 साल की उम्र में ही काम ढूंढना शुरू कर दिया और कुछ ही वक्त में मुझे एक रिपेयरिंग शॉप में काम मिल गया। मुझे जहाँ काम मिला था ये एक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस रिपेयरिंग शॉप थी, यानी हमारे यहाँ टीवी, फ्रिज, एसी और लैंडलाइन की रिपेयरिंग होती थी और हम होम सर्विस भी प्रोवाइड कराते थे। दुकान काफ़ी बड़ी थी और इलाके की काफ़ी जानी मानी दुकान थी। दुकान में करीब 10 से 12 वर्कर्स काम करते थे। जब मैंने वहाँ काम करना शुरू किया तो शुरू के 1 महीने तो मैंने काम सीखा और अगले महीने से मैंने भी दुकान में रिपेयरिंग करनी शुरू कर दी थी। मैं बहुत खुश था क्योंकि मेरे साथ के दोस्त सिर्फ पढ़ाई करते थे, लेकिन मैं पढ़ाई के साथ साथ पैसे भी कमा रहा था। मॉम डैड भी मुझे मेहनत करता देख बहुत खुश थे। हमारे यहाँ दुकान का एक उसूल था कि जब भी कोई नया लड़का हमारी दुकान में काम के लिए लगता था तो जब तक उसको दुकान में काम सीख के करते करते 3 महीने ना हो जाएं, तब तक वो होम सर्विस के लिए नहीं जा सकता था। मैं बहुत कम समय में बहुत अच्छे से रिपेयरिंग का काम सीख गया था। मैं भी जल्द से जल्द होम सर्विस करने के लिए बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि जब भी कोई हमारी दुकान से होम सर्विस करने के लिए जाता था तो उसको दुकान से किराए के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिलते थे। साथ ही जिसके भी घर वो रिपेयरिंग करने जाता था वो भी उसको कुछ टिप दे देते थे। इससे सर्विस करने वाले को खास फ़ायदा होता था। आखिरकार 3 महीने काम करने के बाद मुझे भी होम सर्विस करने का मौका मिला। अपनी पहली सर्विस के लिए जब मैं गया तो मैंने एक एसी की रिपेयरिंग की। करीब 30 मिनट में ही मैंने उनके एसी को रिपेयर कर दिया था। मैंने जिनका एसी रिपेयर किया था वो मेरे काम से तो बहुत खुश थे ही, साथ ही वो मुझे देख थोड़ा हैरान थे। वो शायद मुझसे कुछ पूछना चाह रहे थे। तो जब वो मुझे रिपेयरिंग के पैसे दे रहे थे तभी वो मुझसे मेरी उम्र पूछ बैठे। मैंने उनको बताया कि मैं सिर्फ 16 साल का हूँ, तो वो मानो हैरान रह गए। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि इतनी कम उम्र में काम करना शुरू क्यों कर दिया मैंने। तो मैंने उनको बताया कि इसके पीछे रीज़न बहुत सिंपल सा है। दरअसल मैं जल्द से जल्द पैसे कमा के अपना बिज़नेस करना चाहता हूँ। तो वो मेरी इस बात से और मेरी इस थॉट प्रोसेस से बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा टिप दी। मैं बहुत खुश था और ऐसे करते करते मैं इस काम में एक्सपर्ट हो गया। मैं सुबह 10 बजे काम पे जाता और शाम 6 बजे तक घर वापस आ जाता। काम करते हुए 6 महीने बीत गए, लेकिन मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। पर फिर एक रोज़ कुछ ऐसा हुआ जिसका ख्याल आते ही आज भी मैं कांप जाता हूँ। दरअसल एक रोज़ की बात है जब मैं एक सर्विस करके लौट रहा था। मेरा जॉब टाइम भी पूरा हो गया था। शाम के 5:40 हो रहे थे कि रास्ते में ही मुझे अपने बॉस का कॉल आया। जब मैंने फ़ोन उठाया तो उधर से पहले मेरे बॉस ने मुझसे पूछा कि सर्विस हो गई। मैंने उनको बताया कि जी सर, सर्विस हो गई और मैं लौट के घर जा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि 2 जगह से एसी की सर्विस के लिए कॉल आई है, क्या तुम चले जाओगे? तो मैंने बॉस से कहा सर मेरा टाइम तो पूरा हो गया है।
तो बॉस ने कहा कि देख लो, अगर जाके सर्विस कर दोगे तो तुम्हारा ही फ़ायदा है। मैंने भी सोचा कि आखिरकार घर पहुंचकर मैं खाली ही तो बैठूंगा, इससे अच्छा है कि सर्विस कर दूं, कम से कम कुछ एक्स्ट्रा पैसे ही मिल जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं चला जाऊंगा। इसके बाद मेरे बॉस ने मुझे एड्रेस बताया। एड्रेस रास्ते में ही पड़ने वाली एक जगह का था। मैं करीब 10 मिनट में ही उनके एड्रेस पर पहुंच गया। ये एक फ्लैट था। इसके बाद ही मैंने अपने बॉस द्वारा दिए गए अपने कस्टमर के नंबर पर फ़ोन लगाया और उनसे पूछा कि मुझे किस फ्लोर पर आना है। तो उन्होंने बताया कि मैं 4th फ्लोर पे आ जाऊं और वो मुझे वहीं मिल जाएंगे। मैं 4th फ्लोर पर पहुंचा तो मेरे कस्टमर सामने ही खड़े थे। इसके बाद मैंने उनका एसी ठीक किया और पेमेंट लेके मैं वापस सीढ़ियों से नीचे उतर ही रहा था जब 2nd फ्लोर पर मुझे किसी ने आवाज़ दी। मैंने मुड़ के देखा तो करीब 65 से 70 साल की बुज़ुर्ग औरत थी। मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तुम एसी रिपेयरिंग वाले हो ना? मैंने उनसे कहा जी बोलिए। तो उन्होंने कहा कि बेटा मेरे घर में भी एक एसी है जो कुछ वक्त से ख़राब पड़ा है, क्या तुम उसे भी ठीक कर दोगे? मैं जवाब में कुछ बोलूं उसके पहले ही वो बोली कि वैसे तो मैं बहुत दिनों से किसी रिपेयरिंग वाले को बुलाना चाहती थी, लेकिन क्या करूं, हमारे घर में एक ही लैंडफोन है जो ख़राब पड़ा है। वो बेचारी बहुत बूढ़ी थी। मैंने उनसे कहा कि अरे आप फिक्र ना करें, मैं उसे भी ठीक कर दूंगा। इसके बाद मैंने उनसे पूछा कि हाँ तो आप कहाँ है आपका घर? तो उन्होंने सामने वहीं पर बने एक कमरे पे इशारा किया। मैं फिर उनके साथ उस कमरे के पास तक गया। वो रूम बंद था। पहले तो वो अपने हाथों से अपने रूम को धक्का दे रही थी, लेकिन रूम नहीं खुला। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि आप हटिए, मैं कोशिश करता हूँ। गेट पर कुंडी नहीं लगी थी, लेकिन वो गेट शायद जाम पड़ गया था। मैंने 2 बार धक्का लगाया तो वो गेट खुल गया। गेट के खुलते ही उस गेट से ऐसी आवाज़ आई मानो वो गेट महीनों से बंद हो। अंदर गया तो अचानक मेरी खांसी शुरू हो गई थी। ऐसा लगा जैसे धूल का एक झोंका सीधे मेरी नाक में चढ़ गया था। मैंने फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए उनसे पूछा कि कहाँ लगा है आपका एसी? तो उन्होंने बगल वाले कमरे में बताया। मैं चलते हुए बगल वाले कमरे में गया तो उस कमरे में एसी तो लगा था, लेकिन उसी कमरे में एक 17 से 18 साल की बेहद खूबसूरत लड़की बैठी थी। मैं सच बताऊं, मैंने इतनी खूबसूरत लड़की आज से पहले कभी नहीं देखी थी। मैं गया तो था एसी ठीक करने, लेकिन मैं बस उस लड़की को ही देखता रह गया कि तभी अचानक मेरा ध्यान मेरी फ़ोन की रिंग से टूटा। फ़ोन मेरे बॉस का था। वो काम को लेके मुझसे पूछ रहे थे। मैंने उनसे नहीं बताया कि मैं काम ख़त्म करने के बाद एक दूसरी एसी की सर्विस का काम ले चुका था। अगर मैं उनको बताता तो वो बहुत गुस्सा होते। दरअसल कंपनी का नियम था कि हम अपनी मर्ज़ी से कोई सर्विस नहीं कर सकते थे। कस्टमर को सर्विस कराने के लिए पहले हमारे बॉस से कांटेक्ट करना होता था, उसके बाद ही बॉस हम लोगों को सर्विस के लिए भेजते थे। खैर किसी तरह मैंने बॉस को कन्विंस करके फ़ोन काट दिया। उतने में ही वो आंटी भी कमरे में आई और तभी उस सामने बैठी लड़की ने उनसे पूछा कि मैं कौन हूँ और किस लिए आया हूँ। तो उन्होंने बताया कि ये एसी रिपेयर वाले हैं, पास ही किसी का एसी रिपेयर करने आए थे, तो मैंने सोचा कि अपना एसी भी रिपेयर करा लूँ। इसके बाद मैंने उनका एसी रिपेयर करना शुरू किया। मैंने स्टूल पे चढ़ के रिपेयर करने के लिए उनके एसी पे हाथ लगाया ही था कि वहाँ से भी काफ़ी धूल मेरे हाथ में लगी। अच्छा, एक ये बड़ी अजीब चीज़ लगी मुझे इनके घर की, वो ये कि घर में ये लड़की अपनी दादी के साथ रहती थी, पर उसके घर में हर जगह इतनी धूल थी कि मानो घर कई महीनों से साफ़ ही ना हुआ हो। पूरे घर के हर सामान पर धूल की एक मोटी सी चादर थी। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद मेरा ध्यान
रह रह के सिर्फ एक शख्स पे जा रहा था, वो लड़की। वो इतनी सुंदर थी कि उसकी खूबसूरती बार बार मेरा ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। काम के बीच में ही मैं बार बार मुड़ मुड़ कर उसको देख रहा था। हालांकि उसने एक बार भी अपनी नज़रें उठा के मेरी तरफ नहीं देखा था, लेकिन उसका चेहरा देख साफ पता चल रहा था कि वो समझ गई थी कि मैं उसी को देख रहा हूँ। मेरा मन तो था कि बस उस लड़की के पास ही बैठा रहूँ। उसके चेहरे में एक अलग सी कशिश थी जो मेरा ध्यान अपनी ओर बार बार खींच रही थी। लेकिन फिर मजबूरी में ही सही मैंने अपना काम ख़त्म किया कि तभी उस लड़की की दादी ने मुझसे कहा कि क्या मैं 1 हफ्ते बाद आके इसके पैसे ले लूँगा। मैंने भी इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि मेरे दिमाग में ये बात थी कि चलो कम से कम पैसे लेने के बहाने ही सही एक बार फिर से इस लड़की को देखने का मौका तो मिलेगा। इसके बाद मैं वहाँ से निकल गया। मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। दरअसल आज सुबह से ही मैंने ज़्यादा कुछ नहीं खाया था, तो मैं एक दुकान पर रुका और मैंने एक सैंडविच लिया और सैंडविच खा के मैं घर लौट ही रहा था कि तभी मुझे हल्का हल्का बुखार महसूस हो रहा था। घर पहुंचकर ना मैंने मम्मी से बात करी और ना ही पापा से। मैं चुपचाप सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे में गया और चेंज करके लेट गया। मम्मी मेरी हरकत देखकर समझ गई थी कि कुछ तो हुआ है मेरे साथ, और इसीलिए वो मेरे कमरे में आई और मुझसे पूछने लगी कि मुझे क्या हुआ है। तो मैंने बताया कि काम से लौटते वक्त ही मुझे बुखार सा लग रहा था। तो मम्मी ने मुझे बुखार की दवा दी और फिर मैं लेटा रहा और मम्मी रूम से चली गई। बुखार की इस हालत में भी मैं उसी लड़की के बारे में सोच रहा था जिसके घर मैंने आखिरी एसी ठीक किया था। दिमाग में उसी की तस्वीरें नाच रही थीं और आंखें धीरे धीरे नींद से बंद हो रही थीं। इसी बीच अचानक लाइट चली गई। मेरी नींद एक झटके से खुली तो मैंने अपने कमरे की खिड़की खोली तो देखा बहुत ज़ोरों की आंधी आई थी, और शायद इसीलिए लाइट चली गई थी, क्योंकि अक्सर आंधी आने से कुछ तारें टूट जाती थीं। मैंने हवा के आने के लिए आधी खिड़की खुली छोड़ दी थी और मैं वापस लेट गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। हालांकि मौसम काफ़ी ठंडा था और खिड़की से रह रह के हवा अंदर भी आ रही थी, लेकिन एक घुटन सी गर्म सी महसूस कर पा रहा था मैं। ऐसा लग रहा था कि मैं सांस नहीं ले पा रहा था। मुझे सांस लेने के लिए जानकर गहरी सांसें खींचनी पड़ रही थी। खैर आधे घंटे बाद ही किसी तरह मेरी आंख लगी, लेकिन मुझे पता नहीं चला। रात करीब 1:30 बजे मेरी नींद मेरे फ़ोन के वाइब्रेट होने से टूटी। मैंने फ़ोन अनलॉक करके नंबर पे नज़र डाली तो मुझे समझते देर नहीं लगी कि ये एक लैंडलाइन नंबर था। दरअसल मैं खुद भी एक रिपेयरिंग शॉप में काम करता था, इसीलिए मुझे पता था कि लैंडलाइन नंबर कैसे होते हैं। मैंने इस नंबर पे कॉल बैक भी किए, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। एक तो मेरा बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा था, ऊपर से आज शाम से ही मेरे साथ हो रही ये अजीब घटनाएं मेरे दिमाग में इन सब चीज़ों को लेकर बहुत सारे उल्टे सीधे ख्वाब आ रहे थे। इसी बीच मेरी नज़र अपने कमरे पे बनी इकलौती खिड़की पर गई तो सामने जो नज़ारा था उसे देख मेरी धड़कन धीमी हो गई थी। जी तो कर रहा था कि एक ज़ोर की चीख लगा के मम्मी पापा को बुलाऊं, लेकिन मेरी आवाज़ शायद उस नज़ारे को देख हलक में अटक गई थी, क्योंकि मेरे सामने उस खिड़की से कोई 2 शख्स थे जो अंदर की ओर झांक रहे थे। उनका चेहरा देख मैं उनको पहचान पाता उससे पहले ही वो वहाँ से चले गए। मैं डरा तो बहुत था, लेकिन मेरे अंदर एक गुस्सा भी था इस बात को लेके कि आखिर वो कौन थे जो इतनी रात गए मेरे घर की खिड़की से झांक रहे थे। मैं इनको देखने के लिए खिड़की के पास नहीं गया, मैं तुरंत छत पर गया और मैंने अपने कमरे की खिड़की के चारों ओर देखा, लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं दिखा। अगर उस वक्त
कोई भागने की कोशिश भी करता तो भी ज़्यादा दूर नहीं जा पाता और मुझे दिखाई ज़रूर देता, लेकिन कोई नहीं दिखा। तूफ़ान अभी थमा नहीं था। मैं वापस कमरे में गया और बेड पर बैठ गया। मेरा बुखार कम नहीं हुआ था, बल्कि बदन और तेज़ जल रहा था। मम्मी और पापा दोनों सो रहे थे। मैं उनको उठाना नहीं चाहता था, लेकिन अभी शायद मेरी आंखों से नींद भी पूरी तरह गायब थी। मैं वापस अपने कमरे में आ गया और अपने फ़ोन में गेम खेलने लगा, लेकिन वो खिड़की वाली बात शायद मेरे दिमाग में बैठ गई थी। इसीलिए मैं बीच बीच में बार बार खिड़की की तरफ देखते जा रहा था। मैं गेम तो फ़ोन में खेल रहा था, लेकिन मेरा ध्यान खिड़की पर ही लगा था, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा था जैसे शायद अभी भी कोई था जो वहाँ खड़े होके मुझे घूर रहा था। लेकिन बराबर नज़र करके खिड़की की तरफ देखने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैं उठकर वहाँ से बाहर निकल गया और सीधे अपने मम्मी पापा के कमरे में गया। वहाँ जाके देखा तो वो दोनों अभी भी शांति से सो रहे थे। मैंने उनको उठाना ठीक नहीं समझा। मैं उनके कमरे से निकलकर हॉल में चला गया और वहाँ जो सोफ़ा पड़ा था उसी पर चादर लेकर लेट गया। दिमाग में बस यही सब घटनाओं की तस्वीरें नाच रही थीं। उस वक्त मैं अपने किसी दोस्त से बात करना चाहता था, क्योंकि मुझे लगा कि शायद ऐसा करने से मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन रात के 2:30 बज रहे थे और इस वक्त हर कोई सो रहा होगा। यही सोच के मैं भी सोफ़े पे लेट के सोने की कोशिश करने लगा। वो अजीब घटनाओं वाली रात भी गुजर गई और उस रात का तूफ़ान भी थमा। सुबह मेरी आंखें खुली तो मेरे अगल बगल मम्मी और पापा बैठे थे। वो दोनों घबराए हुए लग रहे थे। मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा और फिर पापा से बोला कि इसका बुखार तो कम ही नहीं हो रहा है, बल्कि शायद रात से और ज़्यादा बढ़ गया है। तो इस पर पापा ने मम्मी से बोला कि सुबह का नाश्ता करा के इसको दवाई का 1 डोज और दे दो। उसके बाद भी अगर इसका बुखार कम ना हो तो इसको डॉक्टर के पास ले चलना पड़ेगा। इसके बाद ही मम्मी ने मुझसे पूछा कि जोसेफ बेटा, तुम तो अपने कमरे में सोए हुए थे, तो फिर यहाँ हॉल में कब आए और क्यों? मैंने मम्मी के सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि उनसे एक अलग ही बात कही। मैंने कहा, मम्मी वो लड़की कहाँ गई मम्मी? मम्मी बोली, कौन लड़की बेटा? तो मैंने कहा, वही लड़की मम्मी जिसके हाथ पैर में बहुत चोटें लगी थी और जो बार बार हम लोगों से मदद मांग रही थी, और शायद वो किसी से डर के भाग रही थी। मम्मी को समझते देने लगी कि ज़रूर मैंने कोई बुरा सपना देख लिया है। मम्मी ने मुझे काफ़ी देर तक समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ज़रूर कोई सपना देखा है। कुछ टाइम बाद मुझे भी एहसास हुआ कि ज़रूर ये मेरा सपना ही होगा। दरअसल सपने में ही मैंने देखा था कि एक घर में मैं हूँ, जहाँ मेरे सामने एक लड़की थी जिसके हाथ पैर में कई गहरे चोटें लगी थी। वो डरी डरी सी एक कोने में दुबकी बैठी थी। उसको देखकर लग रहा था कि जैसे वो किसी से छुपने की कोशिश कर रही थी। और जब मैं उसके सामने गया तो वो मुझसे एक ही बात बोल रही थी कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। लेकिन जब मैं उसके पास जाके उसकी मदद करने की कोशिश करता तो वो मुझे अपने पास भी आने नहीं दे रही थी। और इसी बीच मेरी नींद टूट गई थी। लेकिन अभी एक बात मेरे दिमाग में घूम घूम के आ रही थी, और वो ये कि सपने में दिखाई दे रही उस लड़की की शक्ल काफ़ी हद तक उसी लड़की से मिल रही थी जिसके घर जाके मैंने कल आखिरी एसी रिपेयर किया था। और आसपास का माहौल भी काफ़ी हद तक उसी लड़की के घर से मिल रहा था। बचपन से मैंने कई लोगों के मुंह से सुना था कि अक्सर हम लोग जिस बात को लेकर दिन भर सोचते हैं वही चीज़ें अपने सपने में दिखाई देती हैं। इसीलिए मैंने अपने सपने वाली बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आज बुखार की वजह से मम्मी ने मुझे काम पर जाने नहीं दिया।
मेरा एक साथी जो मेरे साथ काम करता था, उसने मुझे कॉल करके पूछा कि आखिर आज मैं आया क्यों नहीं। तो मैंने कहा कि यार बुखार की वजह से मैं आज नहीं आया। इसके बाद ही मम्मी ने मुझे नाश्ता करा के दवाई दे दी। मैं हॉल के सोफ़े पे लेटा हुआ था कि तभी मम्मी मेरे पास आके बैठी और मुझसे पूछने लगी कि अब आराम है या नहीं। तो मैंने कहा कि हाँ मम्मी, आराम तो है, लेकिन ठंड ज़्यादा लग रही है। मम्मी ने मुझे चादर उड़ाते हुए पूछा कि जोसेफ, तुम सोए तो अपने कमरे में ही थे, तो फिर तुम बाहर हॉल में कब आए थे। मुझे इतना सुनते ही कल रात की खिड़की वाली बात याद आ गई। मैंने मम्मी को झूठ बोल दिया। मैंने कहा, अरे मम्मी, वो कल रात को आंधी तूफ़ान बहुत तेज़ था और बिजली भी बहुत ज़ोर से कड़क रही थी ना, तो वही मुझे बहुत तेज़ डर लग रहा था, इसीलिए मैं बाहर आ गया था। इसके बाद ही मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी क्या भूत प्रेत और आत्माएं होती हैं क्या। तो मम्मी पहले तो हंस के बोली कि बेटा, मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी किसी भूत को नहीं देखा, लेकिन हाँ, मेरी दादी मुझे अक्सर बताया करती थी कि आत्माएं हमारे आसपास होती हैं, लेकिन हम अपनी इन आँखों से शायद उनको देख या महसूस नहीं कर पाते और ये मान बैठते हैं कि भूत प्रेत होते ही नहीं हैं। इसके बाद ही मम्मी ने मुझसे कहा कि लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो, तुमने कोई भूत देख लिया है क्या। तो मैंने हड़बड़ाते हुए उनसे कहा, नहीं नहीं मम्मी, वो ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस अभी 2 दिन पहले ही मैंने एक हॉरर फिल्म देखी थी ना, तो बस वही दिमाग में सवाल आया। इसके बाद एक बड़ी अजीब चीज़ हुई जिसने मुझे चौंका दिया। दरअसल आज मेरे पास मेरे बॉस का फ़ोन आया और वो मुझसे पूछ रहे थे कि आखिर आज मैं आया क्यों नहीं। तो मैंने उनको बताया कि कल शाम जब से मैं काम से लौटा हूँ, तब से मेरे को बहुत तेज़ बुखार चढ़ गया है। उन्होंने जवाब में कहा कि क्या दवा नहीं ली। तो मैंने उनको बताया कि सर दवा भी ली, लेकिन कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। सर की आवाज़ और उनकी बातें सुन ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ जानते थे लेकिन बता नहीं रहे थे, और वो बहुत सोच सोच कर बोल रहे थे। तभी उन्होंने मुझसे कहा, जोसेफ एक बात बताओ। मैंने कहा, जी सर बोलिए। उन्होंने कहा कि जोसेफ सच सच बोलना, जहाँ मैंने तुमको कल आखिरी बार एसी रिपेयर करने के लिए भेजा था, वहाँ से लौटने के बाद तुम्हारे साथ कुछ भी, कोई भी बात ऐसी हुई जिसने तुम्हें डराया हो या तुम्हें अजीब लगी हो। मैंने सर को कोई बात नहीं बताई, क्योंकि मैं अगर सर को कल रात वाली बात बताता तो वो शायद मेरी बातों पे यकीन ही ना करते, और उनको जब ये मालूम पड़ता कि कल उनकी परमिशन के बगैर मैंने एक और एसी रिपेयर किया था, तो वो और भी गुस्सा होते। उन्होंने मुझसे कॉल काटने से पहले बस इतना बोला कि अपना ख्याल रखो और जल्दी ठीक होके वापस काम पे आ जाओ। मुझे हैरानी हो रही थी उनकी बातें सुनने के बाद, क्योंकि मैंने पहले भी कई छुट्टियां करी थी, लेकिन सर ने मुझे कभी भी अपनी तरफ से फ़ोन करके नहीं पूछा था कि मैंने एब्सेंट क्यों किया। लेकिन आज उन्होंने स्पेशली मुझे फ़ोन करके ना सिर्फ ना आने का रीज़न पूछा था, बल्कि उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि कोई जल्दी नहीं है, आराम से ठीक होके आ जाओ, जबकि वो हमेशा काम को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे। खैर ये तो हुई एक बात, पर उस दिन की दोपहर से ही मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब रहने लगी। बार बार उल्टियाँ होना, बुखार का कम ना होना, और जब सोने की कोशिश करता तो सोने से पहले ही मम्मी से एक ही बात बोलता कि मम्मी घर की सारी खिड़कियाँ बंद कर देना। मम्मी अक्सर बार बार मुझसे पूछती कि मैं खिड़कियों को लेकर इतना परेशान क्यों हूँ, तो मैं ये बोल के बात घुमा देता कि एक दिन मेरे कमरे की खिड़की खुली थी तो बिल्ली ने आके रूम में बाथरूम कर दिया था। इधर पूरे 4 दिन बीत गए, लेकिन ना मेरा बुखार कम हुआ और ना ही मैं काम पर गया। और हर रात मुझे एक ही सपना आता। सपने में वही चोट खाई लड़की एक कोने में बैठी रोती रहती और मदद मांगती, मगर मैं चाह कर भी उसकी मदद ना कर पाता। इन 4 दिनों में मेरे सर लगातार हर दिन मुझको फ़ोन कर मेरी तबीयत के बारे में पूछते। मम्मी और पापा दोनों परेशान थे। एरिया के सबसे अच्छे डॉक्टर को दिखाया भी उन्होंने मुझे,
दवा भी दिलाई, पर आराम सिर्फ कुछ वक्त के लिए होता और बुखार फिर बढ़ जाता। 5वें दिन बड़ी हैरतअंगेज चीज़ हुई। सर खुद मेरे घर आए। मम्मी ने उनको बुलाया और चाय वगैरह पीने के बाद मम्मी ने सर से मेरी तबीयत के बारे में बताया। तब थोड़ी देर मम्मी से बात करने के बाद सर ने मम्मी से कहा कि आप ज़रा थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाएंगी, मुझे कुछ बात करनी है जोसेफ से। मम्मी बाहर गईं। तब सर मेरे पास आके बैठे और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि जोसेफ, अब ज़रा आराम से शांति से मुझे बताओ कि कब से तुम्हारी तबीयत ख़राब है, तुम्हें क्या तकलीफ़ है। मैंने उनको बताया कि आखिरी बार जब मैं उनके बताए पते पर एसी ठीक करके लौट रहा था तो रास्ते से ही मुझे अपनी तबीयत ख़राब होती मालूम पड़ रही थी, लेकिन मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन घर आने के बाद रात भर में ही तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि दवा भी लेनी पड़ गई, लेकिन कुछ असर ही नहीं हुआ। आज 4 दिन होने को है, लेकिन बुखार बस चढ़ता है उतरता है, कमज़ोरी भी काफ़ी रहती है। मेरी इतनी बात सुनने के बाद सर ने एक बार मेरी आंखों में देखा और फिर बोला, जोसेफ सच सच बोलो, बात सिर्फ इतनी ही है या फिर तुम कुछ छुपा रहे हो। जिस तरह वो मेरी नज़रों में देख के मुझसे ये बात पूछ रहे थे, मैं उनसे झूठ नहीं बोल पाया और उनको अपने साथ घटी अब तक हर एक घटना के बारे में बता ही दिया। तो वो ना तो चौंके और ना ही उन्होंने मेरी किसी बात को अनएक्सेप्ट किया। वो बस कुछ सेकंड्स तक खामोश रहे और फिर बोले, जोसेफ, अब जो मैं बता रहा हूँ उस पर यकीन करोगे या नहीं करोगे, वो तुम्हारे ऊपर है। मैंने कहा, सर आप बताइए, मैं ज़रूर यकीन करूँगा, क्यों नहीं करूँगा। उन्होंने कहा कि जब तुम्हें मेरी शॉप पे काम करना शुरू किया था उसके कुछ साल पहले ही एक हेनरी नाम का लड़का था जो मेरी दुकान पे काम करता था। वो बहुत बदतमीज़ था और अक्सर शराब पीकर हमारी दुकान पर काम करता था और अक्सर उसकी किसी न किसी कस्टमर से लड़ाई होती ही थी। मैं उसको काम से निकाल देना चाहता था, लेकिन मैं ना चाहते हुए भी उसको किसी तरह झेल रहा था क्योंकि उसको काम का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं कभी भी उसको होम सर्विस के लिए नहीं भेजता था क्योंकि उसके बात करने का तरीका, उसकी हर चीज़ सामने वाले को पसंद ही नहीं आती थी और उसकी बदतमीज़ी के कारण कस्टमर से उसकी लड़ाई हो ही जाती थी। ऐसे एक दिन एसी की होम सर्विस के लिए मुझे कॉल आया। एड्रेस वहीं का था जहाँ लास्ट टाइम मैंने तुमको सर्विस के लिए भेजा। हेनरी जिस कस्टमर के घर गया था उस घर में 2 लोग रहते थे, एक तो बुज़ुर्ग औरत और उसकी 17 साल की पोती। मैं हेनरी को भेजना नहीं चाहता था, लेकिन दुकान पर और कोई लड़का भी नहीं था। ऊपर से उसने उस वक्त शराब पी रखी थी। हेनरी ने उनका एसी तो ठीक कर दिया, पर उस 17 साल की खूबसूरत लड़की पर हेनरी की नीयत खराब हो गई। वो लड़की बेहद खूबसूरत थी और उसकी खूबसूरती देख हेनरी बहुत बेचैन हो गया था। उस वक्त तो वो वहाँ से चला गया, लेकिन 1 हफ्ते बाद ही जब हेनरी अपने घर को लौट रहा था तब नशे में ही धुत था और उसी दौरान वो किसी तरह छुपते छुपाते बहाना करते उस लड़की के घर में घुस गया और पहले उस बुजुर्ग औरत का खून किया और फिर उस लड़की का रेप कर उसको भी मार डाला और छुपते छुपाते वहाँ से निकल गया और अगली ही सुबह उसने शहर छोड़ दिया। पूरे 2 दिन बाद अपार्टमेंट वालों ने उन दोनों की लाशें उनके घर से निकाली। पुलिस केस हुआ तो किसी तरह पुलिस को हेनरी के इस मर्डर केस में शामिल होने का लिंक मिला, तो पुलिस ज़ोरों शोरों से हेनरी को तलाशने लगी। लेकिन हेनरी शहर से बाहर कहीं छुपा था। मेरी दुकान पर आके भी पुलिस ने मुझसे हेनरी के बारे में पूछताछ करी। मुझे जो कुछ भी हेनरी के बारे में मालूम था मैंने वो सब कुछ पुलिस को बताया और करीब 45 दिन के अंदर पुलिस ने हेनरी को एक दूसरे शहर से अरेस्ट किया। उसको जेल हो गई और 6 महीने के अंदर ही जेल में बड़े गुमनाम तरीके से हेनरी की मौत हो गई। किसी को नहीं पता उसके साथ क्या हुआ, वो कैसे मरा। सज़ा के पहले ही शायद
उसको किसी ने उसके किए की सज़ा दी। इसके बाद ही सर ने मुझसे बताया कि उस फ्लैट में जहाँ उन दोनों की मौत हुई थी, वहाँ कई लोगों ने रात के वक्त कुछ चीखें सुनने की और किसी के रोने की आवाज़ें सुनने का दावा किया है। फ्लैट में रह रहे लोगों का मानना है कि उस बुजुर्ग औरत और उस 17 साल की लड़की की आत्मा अपनी अकारण मृत्यु के वजह से आज भी वहाँ भटकती है। सर ने कहा कि इसी वजह से मैं उस दिन तुमको बार बार कॉलें कर रहा था, ताकि तुम जल्दी से अपना काम निपटा के वहाँ से निकल जाओ और तुम्हें कोई गड़बड़ का सामना न करना पड़े। इसके बाद सर ने मम्मी को कमरे में बुलाया और कहा, एक बार आप अपने घर की अच्छे से सफाई कर दीजिएगा। उन्होंने स्पेशली मम्मी से कहा कि एक बात का ध्यान रखिएगा कि जिस दिन से जोसेफ बीमार हुआ है, उस दिन से आज तक ये घर में जहाँ जहाँ गया है वहाँ पर ज़रा अच्छे से सफाई कीजिएगा। मम्मी ने बिल्कुल वैसे ही किया और एक चमत्कारी तरीके से अगले 2-3 दिन में ही मेरा फीवर बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन मेरे सर ने इसका कारण ना ही मुझे और ना ही मेरे घर वालों को बताया। खैर, जो कुछ भी हुआ, लेकिन मैं आज सही सलामत हूँ और मैंने उस दिन ये चीज़ सीखी कि शायद इस प्रकृति और इस दुनिया के बारे में हम जितना कुछ भी जानते हैं वो शायद बहुत ही कम है, और जिसको जानने बैठे तो शायद हमें ये एक जन्म भी कम पड़ जाए। स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वरना डिसलाइक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं शशांक मिलूँगा आपसे अगली बार एक नई स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड टेक केयर।